जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। और आज ये वीडियो बनानी ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि सवाल मेरे अस्तित्व के ऊपर में है कि मैं आखिर हूँ कौन। इतने सारे कमेंट्स जो आप लोग यहाँ अलग अलग वीडियो में कर रहे हैं, क्या वो कमेंट्स जेन्युइन हैं? क्या आपका सवाल जेन्युइन है या आप कहीं गुमराही के शिकार हैं? आपका मेरे ऊपर में एक सवाल होना कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर हैं कि नहीं, आपका मेरे ऊपर में सवाल होना कि क्या पता आपने कभी सिलेक्शन लिया ही ना हो, क्या पता आपने कभी पेपर दिया ही ना हो। और ऐसे तमाम तरह के कमेंट्स मैं यूट्यूब के ऊपर में देख रहा हूँ, जिसके ऊपर में मुझे लगता है इसका जवाब मैं ही दे पाऊंगा और आपको सारी स्पष्ट बातें मैं ही क्लियर कर पाऊंगा। मेरा 1% भी यहाँ पर मन नहीं था, 1% भी उद्देश्य नहीं था कि मैं अपने ऊपर में आकर के चर्चा करूं। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके सवालों के ऊपर में बनाया, आपके ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर में बनाया, आपके हो रहे रिफॉर्म के ऊपर में मैंने बनाया। लेकिन आज मजबूरी मेरी ये बन गई है कि मुझे अपने आप को ही आकर के बताना पड़ रहा है कि मैं कौन हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक आप देखिएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी और मुझे लगता है आप मेरी बातों को समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि हु इज आदित्य रंजन। याद करिए आज से कुछ समय का पल, जहां पर ज्यादा नहीं 4 साल पीछे ही चलते हैं और एक पल देखते हैं कि 4 साल पहले यहां पर जब आप पढ़ाई करने चाहते थे, जब आप ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ना चाहते थे, तो उस समय फीस कितनी हुआ करती थी। एक मैथ स्पेशल की ही फीस मेरे भाई 3,000 से 4,000 रुपए के बीच में होती थी। उस समय एक व्यक्ति आता है जो 700 रुपए का एक बैच लेकर के आता है और लाइफ टाइम वैलिडिटी बच्चों को देता है। वो है आदित्य रंजन। याद करिए, जब आप आज से कुछ समय पहले जितनी कीमत में किताब खरीद पाते थे, आज के समय में आप उतनी ही कीमत में 3-3 4-4 किताब खरीद पाते हैं। वो है एक व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ आदित्य रंजन। याद करिए, आज से कुछ समय पहले जहां पर आप गणित में इतने ज्यादा उलझे रहते थे और उसके बाद में फॉर्मूला बुक नाम की एक व्यक्ति किताब बनाता है लाखों रुपए लगा करके और आकर के उसकी पीडीएफ बच्चों में फ्री में बांट देता है। वो है आदित्य रंजन। एक समय पहले जहां पर गणित को समझना कितना मुश्किल होता था, जटिल होता था, और जड़ से लेकर के टॉप लेवल तक पहुंचाना और समझाना किसी के बस की बात वहां पर नहीं थी। वहां पर एक व्यक्ति पूरे गणित को इतना दिलों में उतार देता है। वो है आदित्य रंजन। एक व्यक्ति यहां पर जो बढ़िया तरीके से अपने गाइडेंस के वीडियोस के माध्यम से यूट्यूब पर हर उस बच्चे को गाइड करता है और लाखों की संख्या में सिलेक्शन लेने में मदद करता है। वो है आदित्य रंजन। जहां पर आप भटकते रहते थे कि मैथ्स कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, जीएस कैसे पढ़ना है, जिसने अलग अलग सोर्सेज को रेकमेंड करके आपको आगे बढ़ने में मदद किया, बिना अपने किसी निजी स्वार्थ के, बिना अपने किसी यहाँ पर जो है अपने लालच के, वो व्यक्ति है आदित्य रंजन। और आज उस आदित्य रंजन पर आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं, इतने सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, जो बस गुमराही का एक शिकार हो रहा है कि किसी ने कुछ भी कह दिया, हम आकर के वो सवाल पूछ लें। ठीक है, लाजमी है, सोशल मीडिया का दौर है और कमेंट करना हर किसी के लिए बहुत आसान है। मतलब सबसे आसान अगर कुछ है तो आप कमेंट ही करेंगे किसी के ऊपर में, चाहे आप बातों को जाने ना जाने। तो ठीक है, बढ़िया बात है। यही सोशल मीडिया के दौर में हमारे पास भी एक हमारी प्लेटफॉर्म है, हमारे पास में मेरी एक आवाज है और उस आवाज को सही तरीके से उपयोग करने में आप पूरी मदद करूंगा और मैं आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से बताऊंगा। आज से कुछ समय पहले, थोड़ा सा ज्यादा पीछे नहीं लेके चलूंगा, मैं आपको बहुत पहले लेके चलूंगा, जब मैं यहाँ पर 3 साल पहले यूट्यूब पर पढ़ाया करता था। उस समय मैंने पढ़ाते वक्त में भी ये बात कही थी, जब मैंने शुरुआत की थी, कि हमने सीजल का पेपर दे दिया और हमारा रिजल्ट अभी नहीं आया है और जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके सामने अपना सेलिब्रेशन हम दिखाएंगे और हम आपको ये बताएंगे कि हम किस पद पे सेलेक्ट होते हैं। आप अगर यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे तो ये रैंकर्स गुरुकुल पर है और 3 साल पहले ये स्ट्रीम हुई वीडियो है, 2,41,000 व्यू है। और इसके ऊपर में मैं साफ तौर पर ये बात बताता हूँ कि जीवन में जो भी मेरी मंशा रही है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है। 2 नंबर की बातें हमने कभी नहीं की। उस समय भी हमने ये बताया कि जैसे लोगों का सपना होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, एमईए में जाना, लेकिन हमने शुरू से अपनी पहली प्राथमिकता ही एक पद के लिए रखी थी और वो था एक एक्साइज इंस्पेक्टर। और यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया था कि पहला जो पोस्ट का कोड है वो हमने B23 भरा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो। और ये है मेरा वहां पर सिलेक्शन का, जहां पर मुझे जो पोस्ट मिलता है 22/011/23/010, ये मेरा रोल नंबर है। आप सर्च कर लीजिएगा आगे चल करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वहां पर जो मेरा सिलेक्शन होता है वो B23 के पद पर ही होता है। और B23 कौन सा पद होता है आपको वो भी बता देते हैं बहुत तरीके से। सारी बातें देख सकते हैं आप यहाँ पर। B23 इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज यहाँ पर ही है। और ये वो पोस्ट है मेरे भाई जो मुझे मिलता है। जब हम सीजल 2019 में क्वालिफाई करते हैं तो हम B23 को पहली प्राथमिकता रखते हैं और मेरा सिलेक्शन होता है तो मुझे मिलता भी B23 ही है। ठीक है, अब ये हमने दिखाया आपको वो लिस्ट जहां पर मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उस लिस्ट के बाद में आपके पास में आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है।
ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर भी हम आपको पूरा दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने तो कमेंट ऐसे कर दिए कि सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या पता इन्होंने कभी पेपर ही ना दिया हो, क्या पता कभी इनके नंबर ही ना हो, क्या पता कभी इन्होंने ज्वाइन ही ना किया हो, क्या पता यहाँ पर जो है ये किसी पोस्ट पर हो ही ना। ठीक है, और ये सिर्फ नाम के आगे एक्साइज इंस्पेक्टर लिख देते हैं। तो उसका आपके सामने ये ज्वाइनिंग लेटर है। आप देखिए यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर सी जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज मुंबई जोन, चूंकि हमने पहले भी कहा था कि हम 2 ही शहरों में नौकरी कर सकते थे, या तो दिल्ली में या मुंबई में, और मेरे अपने रीजंस थे। और मुंबई में मुझे यहाँ पर मिलता है, मुंबई में चर्च गेट जो है स्टेशन, यहाँ एक्साइज का ऑफिस है, वहीं पर मेरा सिलेक्शन होता है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं, नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। आपका मोबाइल नंबर अभी हिडन होगा आपके सामने, ठीक है। और उसके बाद में साफ तौर पर यहाँ क्या क्या लिखा जाता है, जरा थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए। आप जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट थोड़ा पढ़िए, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है। ऑफर ऑफ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट एज इंस्पेक्टर ऑफ जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ सीजल 2019 के पेपर के बिहाफ पर आपको आपके एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त किया जाता है। आप आइए और आप आकर के अपनी ज्वाइनिंग लीजिए। मैंने कई बार कहा कि मैंने एक नौकरी नहीं निकाली है, मैंने कई सारी नौकरी निकाली है, और शायद YouTube पर पूरा एक पहला ऐसा शिक्षक हूं जिसने कड़ी मेहनत की, जो एक किसान परिवार से उठा, जिसके माँ हाउसवाइफ, जिसके पिता किसान, और उसने कड़ी मेहनत करके, रूम लेकर के, ट्यूशन पढ़ा करके, जीवन में अलग अलग तरह के स्ट्रगल्स करके, मेहनत करके, लाइब्रेरी में लॉकडाउन के समय अपने आप को तपा करके ये सारे पद उसने हासिल किए। मेरा यहाँ ज्वाइनिंग लेटर आज आपके सामने, और मैंने पहले भी YouTube पर दिखाया, बस फर्क इतना है कि वो वीडियोस अब आपके रिकमेंडेशंस में नहीं आते हैं, आप नहीं देख पाते हैं, और आप गुमराही में जी रहे होते हैं। ये तो मेरे भाई यहाँ पर एक पेपर का ज्वाइनिंग लेटर था जो हमने आपको दिखाया, और इसके अलावा मैं कई बार ये भी कह चुका हूँ कि मैंने एक नहीं कई सारी सरकारी नौकरियां निकाली हैं, और मेरे पेपर में 50-50-50 भी रहे हैं। हो सकता है कल के दिन एक और वीडियो कूद करके आ जाए सिस्टम की यहाँ पर सारी चीज़ों को छुपाने के लिए और मुझे टारगेट करने के लिए, तो उसके पहले ही मैं आपको बाकी सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने एक ही बात कहा, आप मुझसे पूछिए, सही उत्तर मैं दे पाऊंगा, कोई और नहीं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, ये अब उसके बाद में हमारा आता है CHSL का मेरे भाई पूरा मार्कशीट आपके सामने। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये हम अभी ला करके दिखा रहे हैं, ये YouTube पर पहले ही अपलोडेड था, ठीक है। और एक गाइडेंस की वीडियो थी, उसमें अपलोडेड था। वो गाइडेंस की वीडियो भी अब प्राइवेट है। आपको बता दूं क्यों प्राइवेट है, क्योंकि पैटर्न बदल गया। CGL और CHSL की 2 गाइडेंस की वीडियो हमने बनाई थी, जिसमें सारा जो हमने बताया था वो पुराने पैटर्न पर बताया था, लेकिन जैसे नया पैटर्न आया तो उनको प्राइवेट करके हमने नया पैटर्न के ऊपर में वीडियो बना दिया। मैं भी खुद सोच रहा था कि हमने तो स्कोर कार्ड कहीं ना कहीं यूट्यूब पर दिखाया था, बच्चों को ये मिला क्यों नहीं, तब जाकर के हम वहां से लेकर के ये आए। उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा नाम है, और सारी चीजें हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज जनरल, और उसके बाद देखो ये इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, मैथ्स में 50 में 50, टोटल स्कोर 185। और उसके बाद में इसके डिस्क्रिप्टिव में मेरे 76 मार्क्स होते हैं। जो टॉपर होता है उसका 78 होता है, और मेरे 76 मार्क होते हैं। इतनी मेहनत हमने डिस्क्रिप्टिव में की, तब जाकर के सारी चीजें आ पाई हमारी। ये पूरा होने के बाद में तब उसका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट को मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, कि मेरा ऑल इंडिया रैंक भी कितना रहता है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने यार बहुत पहले की ये बातें हैं, बट ठीक है, लोग आज सवाल कर रहे हैं, तो आइए आप यहाँ रोल नंबर जब मैच करेंगे तो आपको वहीं आदित्य रंजन यहाँ दिख जाएंगे, वहीं आपका रोल नंबर मेरे भाई दिख जाएगा। और उसी रोल नंबर के सीक्वेंस में अगर आप यहाँ चलते हैं तो आप यहाँ सीरियल नंबर 114, यानी ये रैंक होता है। ये सीरियल नंबर ही अपने आप में एक रैंक होता है। 114 मेरा रैंक है। कई बार कई जगह पर मैंने 116 भी कह दिया होगा, वो बहुत ज्यादा सटीक आदमी नहीं रहता है, थोड़ा ध्यान नहीं रहता है, स्लिप ऑफ टंग है, ठीक है, बट ये मेरा रैंक है। उस समय उस कंपटीशन में इतने नंबर 50-50-50 लाने के बावजूद भी, 76 मार्क्स लाने के बावजूद भी मेरा रैंक कितना होता है, बट मैं सेटिस्फाइड होता हूं। जो टॉपर का रैंक होता है वो मेरे से 2 नंबर ही ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं तो एक 2-2 नंबर पे 100 जो लोग हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव में एक आधा नंबर और होता तो शायद ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 के बीच में भी होता। जब ये मेरा रैंक है, ये मेरा सिलेक्शन है, तो जाहिर सी बात है इसकी भी कहीं ना कहीं कोई ज्वाइनिंग लेटर होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं किसी पद पर नियुक्त होंगे। वो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता है हमारा CHSL का। सीजल के माध्यम से हम मुंबई में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे सेलेक्ट होते हैं, और CHSL के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, यानी रक्षा मंत्रालय में हमारी यहाँ पर सिलेक्शन होती है, और उसमें यहाँ पर दिल्ली में होता है। आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ, और ये हमारा कब का है, 24 जून 2022 का है। यानी हमारे पास में 2-2 नौकरियां होती हैं, और इसके अलावा और भी काफी सारे हमने पेपर निकाले थे, सबके रिजल्ट थे, लेकिन आके कहीं पर कोई सीट खराब ना हो तो हमने छोड़ दिया। 2-2 नौकरी होने के बावजूद में भी मेरे भाई हम अभी अपने ज्वाइनिंग को थोड़ा होल्ड करते हैं कि नहीं यार, हम आराम से डिसाइड करेंगे किस में ज्वाइन लेना है, दिल्ली छोड़ करके बाहर जाना है या दिल्ली में ही रहना है, और अगर जाना है तो कब जाना है, कैसे जाना है, क्योंकि उस समय तक हम अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर चुके होते हैं।
8 जनवरी 2021 को मेरा पहला इंटरव्यू रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आता है और उसके बाद से नेक्स्ट डे से 9 जनवरी से हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उस समय ज्वाइनिंग आती थी और 1.5 साल तक आप खाली नहीं बैठ सकते, आप बेरोजगार नहीं रह सकते। तो पहले हम ट्यूशन पढ़ाते थे तैयारी करने के समय में, और जैसे मेरे मार्क्स और बाकी सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, जहां मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो हम यहाँ पर YouTube पर पढ़ाना शुरू करते हैं। 1.5 साल में 4 लाइव वॉचिंग से मेरे भाई हमने अपने चैनल पे लगभग 4000 लाइव वॉचिंग तक गेन कर लिया था। बच्चों का एक अच्छा जो है कंटेंट हमने दे दिया था, काफी सारी चीजें हमने YouTube पर मैराथन शुरू कर दी थी, और उन मैराथन्स का एकदम मिड फेज चल रहा था जब ये सारी प्रक्रिया होती है। उसी दौरान में मेरे भाई यहाँ पर मुंबई से हमारा कॉल आता है और मुंबई में मुझे जाना पड़ता है। अगस्त के समय 2022 की बात है। और किस लिए जाना पड़ता है? इसीलिए कि चलिए भैया अब आपका जो ज्वाइनिंग लेटर हम भेजे थे, आइए उसका मेडिकल करवाइए और उसका फिजिकल करवाइए। और मुझे उसके मेडिकल और फिजिकल के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ता है। मैं आपको ये भी चीज दिखा देता हूं थोड़ा सा, अगर ये हम जूम कर पाए तो। ठीक है, आप यहां देखिए, ये मैंने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया है। 22 अगस्त 2022 में यहां पर मुंबई महाराष्ट्र में हमारी ज्वाइनिंग होती है। चर्च गेट जगह है और वहीं पर हम जाते हैं। और न सिर्फ मैं बल्कि काफी सारे बैचमेट्स होते हैं, सारे लोग होते हैं। और वहां जाकर के हम अपना पहले फिजिकल पूरा पहला दिन कराते हैं, जिसमें हाइट, चेस्ट सब कुछ होता है, वॉकिंग, साइकिलिंग, जिसकी वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोडेड है। और उसके बाद में नेक्स्ट डे हमारा मेडिकल होता है, पूरी तरीके से फिट एंड फाइन, डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए रेडी, सब कुछ ऑल होके परफेक्ट। ठीक है, फिर हम लोग आराम से जो है यहाँ पर, मैं, मेरा दोस्त, ये सारे लोग हैं वहां जो अपना अपना फोटो लेते हैं। इन्होंने भाई कैमरा अच्छा नहीं था तो कहा भैया आप अपने फोन से ही ले लो। ठीक है, हमने सारी यहाँ पर ली। और उसी समय पर यहाँ फिर हम निकलते वक्त में ये पूछते हैं जी ये वर्दी कहाँ मिलती है? ठीक है, क्योंकि 2-3 दिनों के अंदर में हमें ज्वाइन करना था। हफ्ते कोई 2-3 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकता है, कोई हफ्ते भर के अंदर में ज्वाइन कर सकता है। तो वो बताते हैं कि जी आपकी एक शॉप है और इस शॉप पर अगर आप जाएंगे तो वहां जाकर के आप जो है अपना वर्दी ले पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई वही मुंबई महाराष्ट्र में, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना कि बिना आइडेंटिटी कार्ड बने आप वर्दी नहीं ले सकते। टेक्निकली ये रॉन्ग है, बहुत गलत है। मैं आपको बता दूं, आपका जब सारा फिट हो जाता है आज के समय के हिसाब से, पहले के समय का क्या था मुझे नहीं पता, आज के समय किसी से बात करो बता देगा। आज के समय के हिसाब से अगर आप जाते हो, आप सारा फिट एंड फाइन हो जाते हो, आप एलिजिबल हो, अपना यूनिफॉर्म सिला सकते हो। तो उस समय ये जो स्टार होते हैं, जो कंधे पर आपके लगते हैं, ये जो बैच यहां लगता है और ये जो बेल्ट पर हुक जो लगता है, ठीक है, ये वही दुकान पर जाते हैं जो हमें रेकमेंड किया जाता है कि ये कैसी दुकान है, फलाने जगह पर, वहां जाएंगे, आप अपना रिजल्ट उनको दिखाएंगे, आप यहां से जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपका वहां पर पूरा ये मिल जाएगा। और आप अपना वर्दी का नापी दे दीजिएगा ताकि सिल उल जाए और हफ्ते भर के अंदर में आकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम सारे लोग यहाँ पहुंचते हैं मुंबई महाराष्ट्र में रात के 8:30 बजे लोकल ट्रेन लेकर के, और ये सारा हम परचेस कर लेते हैं, वर्दी की नापी से लेकर के सब कुछ हम दे देते हैं। ये पूरा हमारा हो जाता है। ये था, और ये हमारा बेल्ट था। आप देख सकते हैं दुकान पे ये पूरा नापी ओपी ले रहा है, सारा लिख रहा है यहाँ। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, हम जो है मुंबई में 1-2 दिन रुक करके फिर वापस हम दिल्ली आ जाते हैं। यूनिफॉर्म सारी चीजें रेडी करा करके, सब ओलो के करा करके दिल्ली आने के बाद में कुछ ऐसी स्थिति परिवार में हो जाती है कि पापा की तबीयत खराब और ऑपरेशन हो गया अपेंडिक्स का, जिसके कारण मुझे मेडिकल लगाना पड़ता है कि मैं 2 महीने तक नहीं आ सकता। मेरे घर में करने वाला सिर्फ मैं हूं और ऐसी स्थिति में मैं अपने पिता को छोड़ के नहीं आ पाऊंगा। मैं कुछ समय के बाद में ज्वाइन करूंगा। उसी दौरान में यहाँ पर आपका अगस्त का महीना है, उसी दौरान में यहाँ पर जो है आपका छठ का समय आ जाता है और दीपावली का समय आ जाता है। फिर दीपावली का दिन होता है और दीपावली के दिन में यहाँ पर मेरी मम्मी सिर्फ एक चीज मेरे से मांगती है कि अगर आज के दिन तुम वर्दी पहन करके एक बार दिखा सकते हो तो इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ भी नहीं होगा। संदेह काफी ज्यादा होता है कि क्या पता ये गलत हो कि सही हो, तो हम 2-3 लोगों से राय मशवरा भी करते हैं जो डिपार्टमेंट के ही होते हैं, और उनका ये कहना होता है कि आप यूनिफॉर्म पहन करके पब्लिक प्लेस में मत जाइएगा। आप कोई ऐसा काम मत करिएगा जैसे कि रेड मारना या कोई ऐसा काम करना जो एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर ही कर सकता है। बाकी जैसे लोग जो है ज्वाइनिंग के पहले भी यूनिफॉर्म पहन करके अपने घर में ट्रायल लेते हैं, तो आप भी पहन सकते हैं, 2-3 फोटो ले सकते हैं, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ज्वाइन तो करने ही वाले हैं। और कोई एक चीज भी आपकी ऐसी नहीं है जो पेंडिंग है, आप पूरी तरीके से टेक्निकली फिट एंड फाइन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो मेरे भाई दिन होता है, और जहां पर हम जो है अपने घर में यूनिफॉर्म पहनते हैं। मेरी मम्मी होती हैं, भाई होता है, और जो है बहन होती हैं, ये सारे के सारे लोग होते हैं अपना घर में पहना। 2-3 बच्चे भी आए थे मिठाई खिलाने, विक्रम सर भी आए थे, तो हम यहाँ फोटो वोटो अपना शूट होता है और सारी चीजें होती हैं, फोटो खींच करके अपना रख लेते हैं। कहीं पर भी एक भी काम ऐसा नहीं है जहां पर हम टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके आरटीआई के रिप्लाई को दिखाया जा रहा है, ये वही व्यक्ति है जो एक कोचिंग संस्थान से पैसे लेकर के मेरे ऊपर में एफआईआर करता है मुखर्जी नगर थाने में, और वो ये कहता है कि एक्साइज इंस्पेक्टर का ढोंग रच करके ये काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन जो है अपने पास में लेकर के आते हैं और उनको यहाँ झूठा दावा दिखाते हैं, और इस बात का पूरा प्रमाण हम दिल्ली पुलिस और हम कोर्ट में देते हैं। वही व्यक्ति फिर वापस से जो है अलग अलग जगह पर उस आरटीआई रिप्लाई को सर्कुलेट करके और फिर से वहां पर वही फेक चीजों को फैलाना शुरू करता है जो आज आपके सामने निकल करके आया है। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई रह गया एक्साइज इंस्पेक्टर का। फिर उसके बाद में हमने सीएचएसएल, सीजीएल, ये सारी चीजें दिखा दी। अब सबसे बड़ा सवाल मेरे भाई पता है क्या है? अब मैं आपको एक सबसे
मजे की बात बताता हूं कि आप किस तरीके से किन किन चीजों के शिकार होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता यहां पर कि आपको क्या बना दिया जाता है और कितने बड़े आप इमोशनल फूल और कितने बड़े मेरे भाई यहां पर बेवकूफ बन जाते हैं। याद करिए हम चर्चा किस चीज के ऊपर में कर रहे थे, एसएससी में हो रहे सारे कमियों के ऊपर में कर रहे थे। हम चर्चा एडीक्विटी के फेलियर पर कर रहे थे, हम चर्चा एसएससी के फेलियर पर कर रहे थे, हम चर्चा सिस्टम के फेलियर के ऊपर में कर रहे थे। और इस चर्चा को मेरे भाई बना दिया गया एक व्यक्ति के ऊपर में ला करके क्वेश्चन मार्क कि पूरी दुनिया ये भूल जाए कि तुम्हारे साथ स्टेनो में भी गड़बड़ हुआ है। पूरी दुनिया ये बात मान ले कि हाँ स्टेनो वाले बच्चों के साथ में गलत हुआ, सही हुआ, पेपर हो गया तो हो गया, दोबारा भूल जाओ तुम्हारा कोई पेपर होगा। पूरी दुनिया ये भूल जाए कि ये एग्जाम में कहीं पर कोई दिक्कत आ भी सकती है। पूरी दुनिया ये भूल जाए कि अभी सीजल का पेपर पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो गया है, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि सारी चीजें बेहतर होंगी, सब भूल जाओ तुम। मीडिया चैनल से कॉल आता है और बढ़िया तरीके से वो बच्चों के ऊपर में बात करने की बात करते हैं और तब वहां हम इंटरव्यू देने जाते हैं, फाइल लेकर के पूरा पूरा पहुंचते हैं, सारी चर्चा इसके ऊपर में होती है और एक ऐसे घुमा करके सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब ऑलरेडी आदमी कोर्ट पुलिस और हर जगह दिया गया होता है और बार बार उसी चीज को हाईलाइट की जाती है। पूरा इंटरव्यू बच्चों के ऊपर में है, लेकिन टाइटल पर किसी दो टीचर की कंट्रोवर्सी दिखाई जाती है तो और चीजें दिखाई जाती है और अलग अलग लोगों का इंटरेस्ट देखिए उसके शॉर्ट्स को काट काट के वायरल करते हैं। शायद ये सिस्टम के द्वारा कराया गया ये भी हो सकता है ताकि बच्चों के दिमाग से एक पल के लिए निकल जाए कि उनके साथ में कितना गलत हो रहा है, उनके साथ में चीजें क्या हो रही हैं। कंट्रोवर्सी का रूप देना, बाकी सारी चीजें करना, सब वो कोशिश की जाती है कि बस बच्चा दिमाग से ही निकाल दे। सरकार भी बीच में मजे लेकर के चले जाती है, इतना सारा हो हंगामा होता है लेकिन उसके ऊपर में एक भी प्रतिक्रिया नहीं आती है और दो टीचरों की कंट्रोवर्सी पर आकर के वो ये बोल देते हैं कि मेरे भाई ये कंट्रोवर्सी के कारण ऐसा हो रहा है, बाकी तो सिस्टम में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सोचिए सवाल किस व्यक्ति के ऊपर में हो रहा है जिसने हर वो कोशिश की, जिसने जान की बाजी लगा दी, जिसने अपने ऊपर में हर वो डिपार्टमेंटल एक्शन था जो नहीं सहना था। उसको क्या जरूरत थी मुझे, मेरे जीवन में सब बढ़िया चल रहा था, भगवान के दिए हुए सब कुछ है मेरे पास में, माँ बाप हैं, परिवार है, खुशी है, अच्छा खासा धन दौलत भी है, आप लोगों का आशीर्वाद भी है, चैनल्स भी हैं, बढ़िया काम चल रहा है। मुझे क्या जरूरत है यहाँ पर कूदने की, क्या जरूरत है मुझे मेरे भाई 31 जुलाई में जाकर के अपने ऊपर में लाठी खाने की, जाकर के FIR करने की वहां पे अपने ऊपर में। ठीक है, 3 अगस्त की अगर हम बात करें, 3 अगस्त में हमने ज्ञापन दिया, हमने थाली बजाया, हमने कैंडल मार्च दिखाया। लोग कहते हैं रील रील रील, आप मेरा थाली बजाने का एक भी वीडियो ला करके यूट्यूब पर दिखा दो, आप मेरा कैंडल मार्च का एक भी वीडियो ला करके दिखा दो, जबकि ये वो प्रक्रिया थी जिसमें पूरे आदित्य रंजन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, पूरे भारत के लोग इसके अंदर में सम्मिलित थे। जो जहां जहां पर ज्ञापन दे रहा था, जो जहां जहां थाली बजा रहा था, जो जहां जहां कैंडल मार्च निकाल रहा था, अपनी अपनी वीडियोस निकाल करके यूट्यूब पर पोस्ट करके सरकार तक बातें पहुंचा रहे हैं। और आज यही ज्ञापन का दूसरा नाम लोग दे रहे हैं CGI, और बढ़िया कदम है, मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं और ऐसा करना भी चाहिए। अगर जो भी आप कदम उठा सकते हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने को, आप पहुंचाइए, आपके साथ में गलत हो रहा है। 8 अगस्त के दिन में मेरे भाई एक एक्सपोज ऐसी वीडियो लेकर के आते हैं जिसके ऊपर में 3 अलग अलग कंपनी से मेरे भाई जो है प्रॉब्लम आती है, जिसके ऊपर में आवाज उठाते हैं वो भी, और सिस्टम से लेकर के जो मैं आपके सामने नहीं डिस्कस कर सकता, मैं ये बता तक नहीं सकता कि मेरे ऊपर में क्या क्या बीता है, कितने एक्शंस हो चुके हैं और कितने मेरे भाई मानहानि आ चुके हैं। मैं आपको लिटरली बताऊं तो मैं बता नहीं सकता। ऐसे तरीके से मुझे घेरा गया कि मुझे वो लाइन यहां महाभारत की याद आ जाती है कि कर्ण हारा नहीं था, हराया गया था, और अर्जुन जीता नहीं था, जिताया गया था। बस ये लाइन मेरे भाई यहां पर पूरी तरीके से हमें याद आ जाती है, आप समझ लीजिए। बस ये पूरा पूरा आप समझ लो कि 8 अगस्त की एक्सपोज वीडियो बना करके और अपने ऊपर में आदमी इतना कुछ सह लेता है कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बच्चों को किसी तरीके से न्याय मिल जाए तो बेहतर है। 24 अगस्त को भी प्रोटेस्ट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, सिर्फ इसी बात पे कि सरकार तक ये बातें पहुंचे, और पूरे प्रोसेस में 1% भी दुनिया ये याद नहीं रखती है कि इस इंसान ने अपने ऊपर में क्या क्या सहा है। 1% भी लोग ये याद नहीं रखते हैं। और क्या याद रखते हैं कि बस यहां पर कैसे सर ने वीडियोस बनाए, कैसे रील्स बनाए, कैसे सारी चीजें बनाए, और मुझे इसके ऊपर में कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि अगर मैं आज आपको बताऊं कि मैं इतना गलत हूं जिसने ये काम किया, तो ठीक है, इस गलती को स्वीकार करते हुए आपके सामने मैं अब हाथ जोड़ता हूं और मैं इस चीज से मेरे भाई बहुत 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 दूर जाने की अब कोशिश करूंगा। आपकी लड़ाई है और आपके पास बहुत अच्छे एक लीडर हैं, आपके पास में आपके बहुत प्यारे शिक्षक हैं, और यकीन मानिए मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ में है कि वो आपकी लड़ाई को लड़े, वो आपकी लड़ाई को आगे लेकर के जाए। ना मुझे पहले कोई लीडर बनना था, ना मुझे आज कोई लीडर बनना है, ना मुझे भविष्य में कोई लीडर बनना है। मैं अपने आप में बहुत मस्त हूं, मैं अपने जीवन में बड़ा खुश हूं। पढ़ाना जो मेरा धर्म है, मैं अब उसी चीज को निभाऊंगा और आपको कलम से क्रांति देते रहूंगा। बाकी आपके सेंटर्स पर, सिस्टम्स पर कहीं कोई गलती होती है, वहां पर आपको आदित्य रंजन नहीं मिलेंगे, क्योंकि आदित्य रंजन रील बनाने वाले टीचर है, और रील बनाने वाले टीचर कभी भी यहाँ बच्चों के साथ में नहीं होते हैं। हम पढ़ाने का काम है मेरा, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा, और इतना परफेक्ट कि जिसमें आप बहुत खुश होंगे।
मैंने एक पोस्ट भी डाली थी और उसमें कहा भी था कि तुमको भी मेरी याद नहीं आएगी, तुमको भी चीजें समझ में नहीं आएंगी कि मैं क्या कर रहा था, लेकिन तुमको तब समझ में आएगा जब तुम सेंटर पर बैठे होगे, तुम्हारा कीबोर्ड काम नहीं करेगा, तुम्हारा माउस काम नहीं करेगा, तुम्हारा सर्वर काम नहीं करेगा, और तब तुमको लगेगा कि यार जिस इंसान ने इसके ऊपर में आवाज उठाई थी हमने उसको मरने छोड़ दिया। एक तरफ में लोग आकर के YouTube पर सारी बातें कहते हैं, दूसरी तरफ में 50-50, 60-60 करोड़ का डिफॉर्मेशन ठोक देते हैं। तो बेहतर है मैं सब सहूंगा, सारी चीजें सहूंगा तुम्हारी लड़ाई के लिए, लेकिन अब इसके बाद और कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी भी एक अपना परिवार है, मेरी भी अपनी एक क्षमता है, मेरी भी अपनी एक लिमिट है। जिन लोगों के लिए लड़ा, लोग दुनिया आकर के कुछ भी बोलता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आकर के लोग 100 बातें कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क तब पड़ा जब जिन लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ा था उन्होंने थोक के भाव में गाली दी है। 40,000 से 50,000 कमेंट में मेरे सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स आए। एक कैसे दुनिया है, कैसे लोग हैं, महीने भर के संघर्ष को एक क्वेश्चन मार्क पर भूल करके फर्जी इंस्पेक्टर, फर्जी ये, फर्जी वो लिखना शुरू करते हैं, और उस व्यक्ति के लिए लिखते हैं जिसने इतना कुछ सहा है तुम्हारे लिए, उस व्यक्ति के लिए। तो ठीक है, आपकी लड़ाई है, आप लोगों को मुबारक है, बढ़िया है, बेहतर करिए, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आप जरा एक बार अपने आप से सवाल कर लीजिएगा कि जो फेज 13 का पेपर हुआ था तो उसके री एग्जाम का क्या हुआ। अपने आप से ये सवाल कर लीजिएगा कि स्टेनो का जो आपका पेपर था, जो गड़बड़ियां हुई थी, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हुई। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि सीजीएल में भी ऐसी समस्या होनी है अगर ये वेंडर नहीं बदला, अगर कहीं पर किसी तरीके से चेंजमेंट नहीं हुए तो। बढ़िया है, आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए, और बढ़िया से हम लोगों की कल क्लासेस चलेंगी, यूट्यूब पर चलेंगी, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास चलेंगी। बढ़िया पढ़ रहे थे जैसे आप वैसे ही पढ़ेंगे। बस मेरी शुभकामनाएं साथ में। थैंक यू।